90 के दशक का वो दौर जब एक बड़ा तबका जो था यंग जनरेशन का, वो डूबना चाहता था, क्योंकि एक एक गाना जिसने इतना डुबा दिया था अपने अंदर, उसके अंदर महसूस करने के स्तर पर हर वो चीज़ थी जो उस वक्त का मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस लव सॉन्ग, आप उसे कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो था। हम बात कर रहे हैं डूबा डूबा। और डुबो दिया था मोहित चौहान साहब ने उस गाने, उस प्यार, उस एहसास में लोगों को। और उसके बाद एक बहुत लंबा सफ़र रहा एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि एक से बढ़कर एक गाने, एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाने मोहित जी ने गाए, जो लोगों ने पसंद किए हैं। और आज हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं इस पूरे सफ़र की, आगे क्या रहने वाला है और क्या वो ख़ास बात है जो मोहित चौहान को इंडस्ट्री में इतना ख़ास बनाती है कि अगर आप देखें तो लगभग ये चौथा दशक है जी। इनके खूबसूरत काम का इंडस्ट्री में। और लोगों का प्यार भी बरकरार है और इनकी आवाज़ का जादू भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं थैंक आप? यू सो मच, थैंक यू। मैं ठीक हूँ। मोहित जी, डूबा डूबा से शुरू हुआ और उसके बाद सब कुछ ऐसा निकला जी। कि बस लग रहा है कि लोग आपकी आवाज़ की जादू में डूब गए हैं। जी। 4 दशक तक म्यूज़िक, उस मौसीकी के साथ, दर्शकों के साथ, लिसनर्स के साथ वो प्यार बना रहना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। जी। सो व्हाट इज़ दैट मेक्स मोहित चौहान सो डिफरेंट? तो प्रोफ़ेशनली संगीत मुझे करते हुए करीब 3 दशक हो गए हैं, यस, 30 इयर्स। एग्ज़ैक्टली। और डूबा डूबा जिस दिन रिलीज़ हुआ था, हुँ। वो 98 में हुआ था। उसको इस साल 25 साल हो गए हैं मुझे। ओह वाओ! तो 25 साल काफ़ी लंबा सफ़र होता है। बहुत लंबा सफ़र होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग रहा है सफ़र। मैं बचपन से संगीत जो था वो मेरे साथ रहा हमेशा। और मैं कॉलेज में साइंस पढ़ता रहा, बीएससी किया, फिर एमएससी किया मैंने। पर संगीत और कला जो थी उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा बचपन से। बहुत थिएटर भी करता था मैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में था उसके बाद भी। तो इसलिए आप पहले एक्टर ही बनना चाहते थे? मतलब एक्टिंग वाज़ द फर्स्ट लव? एक्टिंग वाज समथिंग दैट आई हैव एन इंटरेस्ट इन। मुझे एक्टिंग का जो फन है, उसमें इंटरेस्ट लगता है मुझे, मज़ा आता है मुझे। और क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे प्लेबैक सिंगिंग करना, कोई भी गाना गाना हुँ। और एक्टिंग करना जो है काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि मैं भी जब कोई रोमांटिक गाना गाता हूँ या कोई मस्ती भरा गाना गाता हूँ, तो हुँ। मैं अपना पर्सनैलिटी जो है मेरी आवाज़ से उस इमोशन को एक्सप्रेस करता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्टिंग में भी वही है, आप किरदार में चले जाते हैं और उस किरदार को प्ले करते हैं। तो उस तरीके से मुझे उसमें सिमिलैरिटीज़ लगती हैं और इसलिए आसान भी लगता है थोड़ा। लेकिन एक टाइम पे मैंने ट्राई भी किया कि मैं एफटीआई चला जाऊँ पुणे एक्टिंग का कोर्स करने के लिए, लेकिन एक्टिंग का कोर्स उन्होंने बहुत साल से बंद कर दिया था। तो उतने में फिर मेरा संगीत का सफ़र शुरू हो गया। और वो डूबा डूबा जो बूंदे एल्बम था हुँ। हमारा सिल्क रूट बैंड का, यस। उससे शुरू हुआ। और वो बहुत कामयाब रहा, लोगों ने बहुत हमें प्यार दिया। उसके बाद मुझे फिर फ़िल्मों से ऑफ़र आने शुरू हो गए, तो मेरा सफ़र फिर संगीत का बनता गया। अच्छा, लेकिन सिल्क रूट जो बैंड था, मोहित जी, मतलब मुझे लगता है कि उस वक़्त एक तो इंडिया में दैट बैंड कल्चर वो एकदम शुरू हुआ था। जी। लोग उसे समझना अभी शुरू कर ही रहे थे और उतने में ही सिल्क रूट ने लोगों के दिलों में अच्छी खासी जगह बना ली थी। तो उसका सफ़र थोड़ा छोटा रहा एज़ एक्सपेक्टेड। जी। क्यों? देखिए, जब बैंड होता है ना, तो उसमें बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं इमोशंस के। जैसे 4 लोग जब काम करते हैं और चारों के चारों आर्टिस्ट हैं, तो उनके अपने-अपने चीज़ें होती हैं। अच्छा, अपना स्पीड होता है एक लाइफ़ को जीने का। तो एक तो कंबाइंड जो गोल रहता है, वो रहता है कि संगीत निकालना है आगे। यस, हम यस। इकट्ठा उसके लिए मिले हैं और इकट्ठा हमारा ट्यूनिंग है। हुँ। लेकिन जब एक बार संगीत कामयाब हो जाता है, तो फिर कई लोगों के अपने सपने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो हुँ, नहीं मैच होता है कई बार। तो एग्ज़ैक्टली। इसलिए तो हमारा हुँ। 2 एल्बम के बाद सिल्क रूट बैंड जो था, वो फिर अपने-अपने वो हो गया, अलग-अलग डिसबैंड दिशाओं हो में गया। हाँ, डिसबैंड हो गया। डिसबैंड हो एग्ज़ैक्टली। गया। और पर संगीत तो रहा।
और बट ऐसा नहीं है, आपने अपने हिस्से के स्ट्रगल्स भी देखे हैं। वो जो एक दौर था जब चीज़ें बदलना शुरू हुई, जब आपको लगा कि अब आपके काम की कीमत इंडस्ट्री को समझ में आ रही है, या वो जो टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं, वो क्या था? अ, देखिए लाइफ में टर्निंग पॉइंट तो सिल्क रूट का बनना ही था, हाँ, क्योंकि सिल्क रूट के बनने से जो हमारे संगीत जो बाहर आया उसने हमें पंख दे दिए। हाँ, मतलब क्योंकि मुझे निजी तौर पर लगता है ऐसी कौन सी प्राइवेट एल्बम होगी 90s के बैंड की जो आज भी लोग आज गाते हम हैं अब हाँ जिसकी जी सिल्वर जुबली मना रहे हैं, जी लाइक एज जी वी आर टॉकिंग अबाउट द जी। सॉन्ग डूबर, तो क्यों ना। और लोगों को आज तक उसका वीडियो भी याद है, यस। लोगों को सब कुछ। अच्छा मेरे को अभी लोग बता रहे थे यहीं पर रेडियो स्टेशन में जो मुझे मिले लड़के, कि अभी भी जो लोग बच्चे गिटार सीखते हैं, जो फर्स्ट फ्यू गाने सीखते हैं ना उसमें डुबा डुबा भी होता है हमेशा। एवरीबडी वांट्स टू लर्न दैट सॉन्ग, यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक सॉन्ग, वेरी 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 गिटार सही, हाँ फ्रेंडली, हाँ। वेरी यूथ फ्रेंडली, यस, एग्जैक्टली, you know, दैट्स द fun मोस्ट friendly, इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, at the same time it's got a nice soul to it, you know, frivolous नहीं है, यस यस उसमें यस, एक आनंद है, you know, तो वेरी सिंपल एंड डीप मीनिंग ऑफ लव। हाँ, तो वो जनरेशंस पे ट्रैवल कर गया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उस टाइम पे जैसे मुझे कई लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं जी मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था इस गाने से या बूंदे गाने से, सेम एल्बम से, और अब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हैं, तो ना माय किड्स आर ग्रोइंग अप एंड दे आल्सो लव योर सॉन्ग। सो नाउ द म्यूजिक फ्रॉम दैट जनरेशन हैज ट्रैवल्ड टू द नेक्स्ट वन, और उसके बाद नेक्स्ट में जाएगा। तो इट्स द ट्रू टेस्ट ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, यू नो, So it जब वो happened with you? जनरेशंस ट्रांसेंड करना शुरू कर When you दें। met your wife, it happened with you? यही गाना आपने सुनाया था? आपके पास तो खैर आप तो कोई भी सुना सकते हैं। वैसे जी आपने जी कौन सा, मतलब एक नहीं म्यूजिशियन, मैंने एक कोई काबिल सिंगर, ऐसा जी हो नहीं सकता कि संगीत के बिना आपने, मतलब जो आपकी पहली कुछ मुलाकातें रही होंगी, तो कौन सा खास गाना जिससे आपने शुरुआत की जी थी? ऐसा तो मुझे गीत याद नहीं है, हो सकता है बूंदे होगा, डूबा डूबा होगा, पर जैसे गुंचा गाना है, यू नो, यस, गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया, हाँ, वो उसमें भी बहुत रोमांस है, यू नो। यस, वो गीत भी ब्यूटीफुल मैंने सॉन्ग। दिल्ली में ही बनाया था, और वो अपने लिए बनाया था मैंने, तो वो चला गया फिल्म में। तो देखिए संगीत जो होता है वो आपका एक्सप्रेशन भी होता है, आपकी फ्लाइट भी होता है, और एग्जैक्टली, सिल्क रूट की वजह से हमको फ्लाइट मिल गई, यानी कि प्लेन टेक ऑफ हो गया। बिल्कुल, और उस अच्छा खासा टेक ऑफ हो हाँ, गया। उसके बाद मतलब देश विदेश में दुनिया में लोग हमें पहचानने लग गए। जब मैं उसके बाद बॉम्बे जाता था तो बॉम्बे में जो फ़िल्मी दुनिया के लोग हैं वो मुझे पहचानने लग गए और मुझसे बात करने लग गए, और फिर मुझे बुलाने लग गए गाने गाने। तो तब से मेरा फ़िल्मों का भी संगीत फिर शुरू हो गया, और जो अभी तक चल रहा है ना, 25-30 साल हो गए हैं। अच्छा, बीइंग अ सिंगर, आपको लगा कि वो जो दौर था जब आप निकले सिल्क रूट के बाद में, जो आपका एक इंडिविजुअल सिंगर के तौर पर करियर शुरू हुआ, तब से आज तक म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो स्ट्रगल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वक्त के साथ बदले हैं हालात सिंगर्स के, इंडस्ट्री द वे दे ट्रीट म्यूजिशियंस, सिंगर्स, क्या बदलाव आप देखते हो, ऑब्जर्व, बिकॉज यू हैव ट्रैवल्ड अलोंग। यू नो आई बीन लकी कि मैंने वो टाइम भी देखा है जब कंप्यूटर्स नहीं थे, सेलफोन नहीं था, और जब सिल्क रूट बैंड बना और हम एल्बम निकाल रहे थे, तो उस टाइम ये डिजिटल कुछ भी नहीं था, सब कुछ एनालॉग था। तो इमेजिन करो, हमने जो अपना सिल्क रूट एल्बम था उसको 2.5 इंच के स्पूल पे रिकॉर्ड किया था, ओह, जो आजकल ऑब्सोलीट हो चुका है। अब आपको वो यस, मशीन भी नहीं मिलेगी नोवेयर। कहीं पर भी। उस टाइम पे वो स्पूल ऐसे चलता है जो आपने पुरानी मूवीज में देखा यस। होगा। तो वो एल्बम उस पर रिकॉर्ड हुआ था हमारा, और वो जो एनालॉग पे जो रिकॉर्ड होने का जो फील होता है वो आप कभी भी डिजिटल उस पर रिप्रोड्यूस नहीं नहीं कर कर सकते। उस पे जो वार्मथ होता है, यस, जैसे पुरानी फिल्मों के आर डी बर्मन साहब के आप गाने सुनो आज भी, यस, लाइक ना उसमें वॉइस जो इज मेल्टिंग डाउन मेल्टिंग, इन उसमें जो योर ईयर। बेस का बूम आता है, उसमें यस। जो मूवमेंट आता है, उसमें जो वार्मथ आता है वॉइस का, वो आज के टेक्नोलॉजी में नहीं आता है। तो उस पर तो फ्रॉम देयर नाउ वी आर इन द एरा ऑफ कंप्लीट डिजिटलाइजेशन। तो बदला ये है कि हमारे टाइम पे आर्टिस्ट को अनसर्टेनिटी जो थी वो बहुत थी, कि उस टाइम पे मालूम नहीं है कि मैं गाना अगर बना दिया मैंने, तो मैं रिकॉर्ड कहीं स्टूडियो में जाके करूँगा, फिर दिखाऊंगा किसको जाके। तो आपको फिजिकली जाके लोगों को दिखाना पड़ेगा, आपको कैसेट लेके जाना पड़ेगा और नमस्कार करके टाइम लेके अंदर बैठना पड़ेगा, सर मैंने कुछ गाने बनाए हैं। फिर वो कैसेट लगाएगा, गाने सुनेगा, फिर वो बोलेगा ठीक है आप जाइए, मैं आपको आई गेट बैक टू यू। सेलफोन नहीं है तो लैंडलाइन पे फ़ोन आएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। अब क्या है, दिस इज़
the easiest time for an artist to to showcase your art. आज की डेट में कोई भी इंसान हो, अनजान से अनजान हो, कहीं गांव में रहता हो, उसके दिमाग में कुछ आर्टिस्टिक चीज़ आती है, वो छोटा सा सेल फोन लगा के गाना गा के उसी टाइम उसको इंटरनेट पे डाल सकता है, अपने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, सबके पास होता है. The sharing and reach has become very easy now. एब्सोल्युटली. और आज की डेट में आप फेसबुक पे डालो तो आपके जितने भी लोग हैं वो रीशेयर करते हैं उसको. Yes. तो इतना इजी टाइम पहले नहीं था बिल्कुल भी. लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली है और जो कभी नहीं बदलेगी वो है अच्छा संगीत. आप कितना भी डिजिटल उस पे जाइए, अगर आपका संगीत या गाना जो भी आपका कला है, अगर उसमें क्रक्स नहीं है तो पैकेजिंग करना, ये सब करना एक हद तक आपको हेल्प करेगा. लेकिन अगर आपको लंबा खेलना है और रियली उसकी धुन में रहना है तो फिर वो कला जो है आपकी गाना है, और क्या गाना है आपका, वो बहुत मायने रखता है. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मोहित जी, क्योंकि हमने ये देखा कि ओवर द पीरियड आपने जितने गाने गाए हैं वो सब मीनिंगफुल रहे हैं, वो जी. सब हम कह सकते हैं कि मैं उन्हें डिसेंट लिरिक्स की श्रेणी में रखूंगी. जबकि आजकल हमने देखा पीछे कई विदाउट एनी ऑफेंसेस कई सीनियर सिंगर्स भी बहुत इजीली लगता है कि बह जाते हैं उस प्रॉफिट मेकिंग की दिशा में. वो बिल्कुल. क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, ये उन्हीं को नहीं पता होता नहीं है. पता होता, नहीं पता तो होता. व्हाई इट हैपेंस, आई मीन इतना क्या ये मजबूरी हो जाती है क्या? उसके बिना आपको ये लगता है कि अरे यार आउटकास्ट कर दिया जाएगा, क्या ये होता है? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इनसिक्योर होते हैं. उनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें कुछ भी है, मेरा क्या है, मैं तो इसको गा दूंगा. इंटेग्रिटी जो होती है एक चीज़ होती है, अपना एक प्रिंसिपल असूल भी एक चीज़ होती है. Yes, I mean should be जैसे being an मैंने artist. बहुत सारे गाने रिफ्यूज़ किए हैं जिसमें डबल मीनिंग होते हैं फॉर एग्जांपल. और चाहे वो कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, कोई भी हो, अगर डबल मीनिंग गाना है या कोई ऐसा गाना है जो नहीं है जिसमें वो चीज़, तो मैं कतरा जाता हूँ. और मैं साफ ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं बोल देता हूँ भाई मैं बिजी हूँ, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई वुड लव टू डू इट बट आई कांट डू इट. और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो करूँगा तो बाद में वो मेरी आत्मा को, तो वो आदमी को थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए. Exactly. यू कांट बी ऑल द टाइम, यू कांट बी लाइक रियली, यू नो. तो एक ट्रांसेंड भी करना है आपको, वो लिमिट से आगे भी कहीं जाना है, आपका जो पोटेंशियल है उसको आपने बढ़ाना है. तो वो आप सस्ता उसको ले जाओगे कि आप उसको बढ़ाना चाहते हो. Very important, very तो important. उसके लिए इंटेग्रिटी और करेज चाहिए. तो नए जो म्यूजिशियंस हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि करेज जो होता है, और पेशेंस, और ट्रस्ट इन योर ओरिजिनलिटी, ये तीन चीज़ें जो है ये कभी इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. बाकी आप किसी का गाना पैसे में गाते हो, फ्री में गाते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन आपकी इंटेग्रिटी, आपका करेज और पेशेंस, पेशेंस के बिना कुछ नहीं होता है. Exactly, तो वो exactly. है. बिल्कुल. तो सिंगिंग कॉम्पोजिशन के साथ आपको बता दें कि कथाकार एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल जो दिल्ली में होगा 1, 2, 3 दिसंबर को और 9 दिसंबर को 2023. तो दिल्ली के दिल में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम सुंदर नर्सरी जिसे कहते हैं, जहाँ जाना ही अपने आप में मुझे लगता है बहुत लोगों के कानों में एक मौसीकी घोल देता है, क्योंकि वो बिल्कुल. अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है. बिल्कुल. तो वहाँ कथाकार फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जिसका बड़ा श्रेय जाता है मोहित जी को. मोहित जी, बहुत यूनिक फेस्टिवल है ये अपने जी, आप में. जी. स्टोरी टेलिंग, और स्टोरी टेलिंग सिर्फ एक वो कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग नहीं है जी. जो हमने जाना कि इट्स अ परफॉर्मेंस Exactly. स्टोरीटेलिंग फेस्टिवल and है. across we can say different set of expressions. And different cultures, different civilizations, you know, like we have जो स्टोरी टेलर्स आते हैं हमारे फेस्टिवल में, ये 16th एडिशन होगा. ये कल परसों चौथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसका फिनाले है 9th को. तो इसमें जो स्टोरी टेलर्स आते हैं वो हम हिंदुस्तान के भी होते हैं और विदेशी भी होते हैं. जैसे इस बार मंगोलियन स्टोरी टेलर्स भी आ रहे हैं, हमारे यहाँ जापानीज स्टोरी टेलर्स भी आ रहे हैं, पोलिश भी हैं, शायद ब्रिटिश भी हैं. ऐसे हैं स्टोरी टेलर्स जो हैं, तो वो अपने अपने कल्चर की जो फोकलोर है, कहानियाँ हैं, पुरानी कहानियाँ जो दादा दादी बच्चों को सुनाती हैं, जो हज़ारों साल से जनरेशन बाय जनरेशन आगे चलती हैं, ओरल चलती हैं, वो कहीं लिखित नहीं होती हैं कहानियाँ. वो गांव में जो कहानी होती है कि एक राक्षस हुआ करता था, एक राजा, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड कहानी होती है. जैसे एक अरुणाचल प्रदेश की एक कहानी है, फोक स्टोरी है, जिसमें 2 नदियाँ थी, तो वो दोनों एक मेल है एक फीमेल है,
वो दोनों आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। तो वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि हम लोग दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। लेकिन उनके ज़िंदगी में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर वो नदी बन जाते हैं, वो जो प्रायश्चित करने के लिए, और फिर अरुणाचल के नीचे वो एक जगह पे मिल जाते हैं। तो रोंगियो रंगित करके 2 रिवर्स हैं, उनकी वो कहानी है, Oh wow, so फोक टेल है beautiful. उनकी, कि एक टाइम पे वो कैसे थे और वो सुंदर लड़की थी, देन दे टर्न इनटू रिवर्स, यू नो। Oh wow. तो वो वहाँ की फोक स्टोरी है, हिमाचल की अपनी है, अरुणाचल की, हमारे यहाँ देवी देवताओं की कहानियाँ हैं, Yes. जादू Yes. की कहानियाँ हैं, पुराने जैसे विक्रम बेताल है। Hmm. तो ये कहानियाँ सारी जो हैं ये खो जा रही हैं आजकल कहीं। लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एंटरटेन होते हैं। तो उस आर्ट को, उस ओरल स्टोरी टेलिंग आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए हम लोग ये फेस्टिवल करते हैं, जिसको कथाकार बोलते हैं। और ये 16th एडिशन है। तो कल इनॉग्रेशन इसका कर रहे हैं ए आर रहमान साहब, और तो वो बातचीत भी करेंगे उनसे हम लोग। और हम लोग एंड में क्या करते हैं कि जब बातचीत होती है उसके बाद थोड़ा सवाल भी लोग पूछ सकते हैं, भाई ऐसे इंसान से आदमी कुछ ज्ञान ले सकता है, विजडम ले सकता है। Absolutely. तो फर्स्ट को ए आर रहमान साहब हैं, सेकंड को हैं मुकेश छाबड़ा, जो कि इंडिया के टॉप कास्टिंग डायरेक्टर हैं बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्म्स में। बहुत बड़ी बड़ी, सारी बड़ी बड़ी फिल्मों की वो Yes, करते yes, हैं कास्टिंग। तो वो भी अपना जो विजडम है उनका, उनका जो इंडस्ट्री के बारे में है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, उनके दिमाग में उत्सुकता होती है भी क्या है वहाँ कैसे, तो वो चीज़ें बताएंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं स्टेज पे। और थर्ड को आएंगे इम्तियाज़ अली और वरुण बडोला हैं, वो हैं, और उनसे हमारी बातचीत होगी फिल्मों के बारे में, स्टोरी टेलिंग थ्रू फिल्म्स। और फिर 9th को आ रहे हैं एक मेरे बड़े पसंदीदा सभी के मुझे लगता है। कलाकार रहे हैं। एक तो नासिर साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब, गुलजार साहब हैं, Yes. और वो गालिब की भी बात करेंगे। और एक और कलाकार हिंदी फिल्मों के जो मेरे बड़े फेवरेट रहे वो हैं प्रेम चोपड़ा साहब, अरे वाह. जो पुराने विलेन हुआ करते थे, और वो भी 9th को आएंगे। और उन्होंने फिल्मों में जो सबसे पहली शहीद भगत सिंह फिल्म बनी थी, जिसका मेरा रंग दे बसंती चोला है, उसमें वो भगत सिंह बने थे। Yes, yes. फिर We उसके remember. बाद उन्होंने मेरे ख्याल से 40-50 ईयर्स तक फिल्मों में काम किया, हर फिल्म में होते थे विलन के तौर पे। और हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था देवानंद साहब के साथ। तो ही हैज सीन द फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम द ब्लैक एंड वाइट डेज टू लेट 80s, यू नो, Exactly. अर्ली 90s काइंड ऑफ थिंग। तो उनका कितना एक्सपीरियंस है, तो उनकी कहानियाँ Amazing. कितनी होंगी। तो वो भी, उनको हमने स्पेशली बुलाया। तो वो बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने कहा बेटा मैं आऊँगा ज़रूर, आता हूँ तुम्हारे लिए। और वो बहुत भी बढ़िया. हिमाचल के रहने वाले हैं, शिमला के हैं वो। तो वो भी आ रहे हैं। तो लास्ट के दिन ग्रैंड फिनाले है, उस दिन गुलजार साहब, नासिर साहब और प्रेम चोपड़ा साहब हैं। और इन तीनों दिन में कुछ संगीत का भी होगा कार्यक्रम। और एक और मेरे लिए बड़ी स्पेशल चीज़ है कि कथाकार में इस बार कई साल के बाद मैं अपना नया संगीत अब रिलीज करने जा रहा हूँ। Wow. तो एक मेरा कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है मेरा। एक गाना मैंने कंपोज किया और एक डिफरेंट कंट्री के शख्स के साथ मैंने गाया है गाना। वो गाना भी मैं रिलीज़ इस कथाकार में करूँगा, जिसका शायद टीज़र जो है वो कल रिलीज़ करेंगे रहमान साहब। और वो गाना जो है वो गुलजार साहब फिर 9th को उसको रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिल सकता है। ऐसे और इस तरह के इस तरह के जो लोग एक गुरु साथ पर्सनालिटीज़ हैं, जो इतने रिवियर्ड हैं और जिनको हम इतना मानते हैं, तो वो लोग वहाँ हाजिर होंगे। तो वो लोग करेंगे तो मेरे लिए उससे अच्छा नहीं हो सकता। तो वो गाना भी मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। तो हमारे ऑडियंस के लिए, जो भी लोग सुन रहे हैं, तो आप अपना टिकट लीजिए, बहुत नॉमिनल टिकट है। और ये जो डाइंग आर्ट है स्टोरी टेलिंग का, इसको भी इनकरेजमेंट मिलेगा। और आप लोगों को वहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और इस तरह के दिग्गज जो लोग हैं, बिल्कुल. और उनकी उसका बात, जो उनकी बैकड्रॉप कहानियाँ है उस जगह का जहाँ सुनने पर ये का। ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं, जी। वहाँ पर मैं इमेजिन कर रही हूँ गुलजार साहब को सुनना या जी, रहमान जी, साहब जी। को सुनना, वो अपने आप में इट्स और ये ओपन एयर जगह है। Yes. सुंदर नर्सरी जो हुमायूंस टूम के पास में निजामुद्दीन इलाके में है, तो सुंदर गार्डन है, ट्रीज हैं। अमेजिंग. और सर्दी होगी, थोड़ा थोड़ा आग भी जल सकती है, और वहाँ चाय वाय का इंतजाम होता है, तो मफलर पहन के, टोपी पहन के, बिल्कुल. तो मजा आएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग एकदम सब लोग आएं मोहित जी के जैसे. और बिल्कुल ऐसे ही ड्रेस कोड होना उस चाहिए. स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल कथाकार का आप आनंद उठाएं। बिल्कुल. और इट बी ग्रेट। अमेजिंग. थैंक यू सो वेरी मच मोहित जी फॉर टॉकिंग टू अस. बहुत बहुत खूबसूरत लगा. थैंक यू. और थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.